आज देश की जनता सिर्फ यही जानना चाहती है कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी एक साथ नजर आए, चंद्रबाबू नायडू कभी भी गच्चा दे सकते हैं। और शुरुआती जो जरूरत इनको जिनकी है, मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ, फिर आगे की भी करूंगी। पटना से जो फ्लाइट्स आती है इंडिगो की, वो उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं, विस्तारा में एग्जीक्यूटिव क्लास होता है। तो एग्जीक्यूटिव क्लास से दोनों नेता दोनों गठबंधन के लिए आए। नीतीश कुमार और आगे पीछे बैठे थे, फिर पास में आके नीतीश के साथ बैठ गए, बात हो गई। इसमें मैं बहुत ज्यादा बड़ी राजनीति या इंडिया की सरकार बनने की बात नहीं मानता मैं। इवन ये दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये भी आ गए तो भी वो 272 का आंकड़ा नहीं छू पाती इंडिया गठबंधन, और उनको जुगाड़ करना पड़ेगा। और वो सरकार ज्यादा फ्रेजाइल रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी। लेकिन एनडीए गठबंधन में यदि ये दो लोग आते हैं तो सरकार बनती। लेकिन इन दोनों के लिए ये बहुत बड़ी संकट का समय, ये इनके लिए शेर की सवारी हो गई। इन्होंने चुनाव के पहले गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इनको ये डर है कि बैसाखियों के सहारे मोदी जी सरकार चलाने के आदी नहीं। मोदी जी तो आज सारी बात मान लेंगे, सरकार बना लेंगे, और सरकार बनाने के बाद फिर मोदी जी क्या करेंगे? जनता दल यूनाइटेड के सारे सांसद अपने पार्टी में मर्ज करेंगे। इसके पहले जनता दल यूनाइटेड को ऐसा ही उन्होंने झटका दे दिया था, जब नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे तो उन्होंने मंत्री नहीं हटाए, और वो मंत्री वैसे ही है। और डिप्टी स्पीकर था लोकसभा के, वो भी वैसे ही बने हैं, सॉरी राज्यसभा के, वो वैसे ही बने हैं। तो कुल मिला के पहली बार भी ये जला चुके हैं अपना मुंह। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में बीजेपी की बिल्कुल जरूरत नहीं, किसी हालत में जरूरत नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को केंद्र का समर्थन चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन ने नजदीक नहीं किया, एनडीए गठबंधन ने नजदीक किया, वो उसके साथ सरकार बना रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की जो आदत है, जो मैं इनका जितना जानता हूं, क्योंकि जब पहली बार चंद्रबाबू नायडू एनडीए में आए तब उन्होंने सरकार में, अटल जी की सरकार में पार्टिसिपेशन किया, तो कुछ मंत्री भी थे। तो एक मंत्री आदिलाबाद से था। आदिलाबाद ये हमारे जिले से लग के ही, मतलब हमारे क्षेत्र से लग के, विदर्भ से लग के, तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद फिर वो जीत के आए, लेकिन मंत्री नहीं। तो मैंने पूछा मंत्री क्यों नहीं बने इस बार टीडीपी के लोग? उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू किसी भी हालत में 2 पावर सेंटर नहीं चाहते, वो केंद्र में किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे। वो कहे कि एमपी बनो, अपने स्टेट का ख्याल रखो। और उन्होंने अटल जी से स्पीकर पद लिया था, जो बाल योगी टीडीपी के स्पीकर, और स्पीकर के थ्रू उन्होंने पूरे सरकार और सदन पे अंकुश रखा था, और जो चाहे वो मनमानी तरीके से वो मंगवा लेते थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई बाल योगी की। नया स्पीकर देने के चक्कर में बीच में झगड़े हो गए, क्योंकि बीजेपी इतने त्रस्त हो गई थी उनके डिमांड से कि आखिर में फिर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, और फिर शिवसेना के जोशी जी स्पीकर बने। वो हम जानते हैं। अभी बहुत बहुत बैंक्रप्सी है आंध्र प्रदेश में। उन्हें केंद्र से पैसा चाहिए और दबा के चाहिए, इसलिए वो सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन स्पीकर पद देंगे। अब ये सरकार स्पीकर, नायडू स्पीकर पद मांगेंगे, और इधर नीतीश भी बहुत सारे पद मांगेंगे। सवाल ये है कि अपना कुनबा कौन इंटैक्ट रखेगा। दोनों को डर यही। स्पीकर पद यदि चंद्रबाबू के पास होता है तो ये दल बदल वाले जो मामले हैं, इसमें बहुत सारा स्पीकर का रोल होता है, और स्पीकर उसमें बहुत बड़ा खेल कर सकता है। इसलिए चंद्रबाबू स्पीकर पद मांगेंगे। स्पीकर पद दे के अपने हाथ कटवाने का काम बीजेपी करेगी कि नहीं करेगी, कि समय बताएगा। अभी एक हास्यास्पद बात यह है कि एनडीए गठबंधन की मीटिंग हो गई है, मतलब शुरू हो गई है। एनडीए गठबंधन की मीटिंग चालू हुई, और एनडीए गठबंधन यदि एंडोर्स करता है नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार और प्रपोज करता है, उसके पहले यह पूछना जरूरी है क्या बीजेपी की संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया क्या? अभी सांसद जो आए हैं, अभी तो इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है, सांसदों की सारे जितने भी सांसद 240 जीत के आए, उनकी एक मीटिंग होगी, उसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, और फिर उनको अधिकार दिए जाएंगे कि वो गठबंधन की बात करें, और फिर एनडीए की बैठक होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी पहले एनडीए की बैठक करके एंडोर्समेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कल बीजेपी के 240 सांसदों की जब मीटिंग होगी तो क्या उसमें विरोध के स्वर उठेंगे।
ये एक अहम बात है। इंडिया गठबंधन में लगातार नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू हो, वो जो लोग इंडिया गठबंधन से बात कर रहे हैं उनसे एक ही बात पूछ रहे कि यदि हम आपके साथ आए तो आप सरकार बनाने की स्थिति में है क्या? सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम। तो एक फॉर्मूला ये भी निकाला है, जो चर्चा है, लेकिन मैं उसको सॉलिड नहीं मानता। चर्चा है कि यदि शरद पवार को आगे किया जाए तो महाराष्ट्र के 48 सीटें शरद पवार के पीछे खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर ऐसे में बीजेपी के लोग भी खड़े हो जाएंगे, मराठी अस्मिता की सवाल है। तो क्या एक तरह का थर्ड फ्रंट बन सकता है क्या? हाँ, थर्ड फ्रंट नहीं, हाँ, फ्रंट यही रहेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार ऐसा करो। अभी सारी दामोदमार देखिए, वहां एनडीए का प्राइम मिनिस्टर तय है नरेंद्र मोदी। यदि बीजेपी में विद्रोह होता है और नरेंद्र मोदी की जगह कोई अल्टरनेट आना चाहता है, या इन दोनों ने यदि ये शर्त रखी होती कि हमें मोदी जी छोड़ के कोई भी चलेगा, लेकिन तो सर इन्होंने पहले तो मोदी जी के यही धागा खोल लेते हैं, मोदी को लेकर विद्रोह होगा नहीं होगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है विद्रोह होगा, मोदी को लेके विद्रोह होगा। संघ भी चाहता है, कुछ लोग एक्टिव भी है, बातचीत भी चल रही है लोगों से, कई सांसद भी नाराज है। यदि ये विद्रोह हुआ तो फिर नया नेतृत्व जो आएगा वो क्या नए एनडीए का गठन कर पाएगा, क्योंकि 272 का आंकड़ा उसको भी छूना है। तब नया यदि नेतृत्व आता है तो फिर उसके साथ असहजता होगी नीतीश कुमार को भी और चंद्रबाबू नायडू को भी, क्योंकि ये दोनों लोग सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि जिस हिसाब से पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं वो अपने साथी दलों को खा जाते हैं। तो ऐसे में वो नहीं चाहते। और लेटेस्ट उदाहरण प्रज्ञा जी जो खाने का है वो बीजेडी का है, ओडिशा का। मुझे दया आती है उस पार्टी पे। पहले बीजेडी के साथ मिलके पहले दोनों साथ में मिलके काम करने थे, फिर उसके बाद ये तय हुआ कि हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे, जैसा पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया। उससे होता है कि अपोजिशन की स्पेस कोई तीसरा आदमी नहीं ले सकता। उन्होंने सोचा बीजेपी और बीजेडी एक होकर लड़ते हैं तो अपोजिशन की स्पेस जो है वो कांग्रेस तैयार हो जाएगी, और कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में है, उसे जिंदा करना नहीं चाहते थे बीजेडी वाले नवीन बाबू। इसलिए फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के तहत यह तय हुआ कि विधानसभा हम ले लेंगे, लोकसभा आप ले लो। तो लोकसभा में बहुत कमजोर उम्मीदवार कई जगह पे बीजेडी ने दिए, बीजेपी के कहने पे। लेकिन जब कैंपेन चालू हो गया तो बीजेपी ने इस फ्रेंडली कॉन्टेस्ट को फियर्सली कॉन्टेस्ट बना दिया, और जो हमलावर हुए उसमें लोकसभा तो गई, सदन भी गया, विधानसभा भी गई। अब बीजेडी वहां समाप्त है। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई भविष्यवेत्ता नहीं, लेकिन नवीन पटनायक की जो प्रकृति है, तबियत है, वो ठीक नहीं। दूसरी बात, नवीन पटनायक का वो मादवा नहीं है गांव गांव जाके प्रचार करना, वो तो अपने पिता के विरासत पे बैठे हुए थे। अब इस पार्टी को फिर से जिंदा करना हो तो गांव गांव जाना होगा, आपको गांव गांव जाके पूरा ये करना होगा, और तब जाके आप पार्टी को जिंदा कर पाओगे। उसके 5 साल मेहनत करने की नहीं, जगह नहीं, और बीजेपी इतनी इजीली करने नहीं देगी उनको। ऐसे में अब वो पार्टी मरणासन्न स्थिति में है। जो बीजेडी के बड़े लोग हैं आफ्टर नवीन पटनायक कौन, क्योंकि पटनायक के सिवाय बीजेडी में और कोई नेता हो नहीं सकता, ये सर्वमान्य। यदि पटनायक के बाद कोई वारिस पटनायक नहीं है, ऐसे में वो पार्टी डिफंक्ट हो जाएगी, और कई लोग कांग्रेस में चले जाएंगे जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। जो बीजेपी के साथ जाना चाहते थे वो चले गए, जो नहीं जाना चाहते थे वो अभी बीजेडी में, उनके लिए दूसरा ऑप्शन कांग्रेस है। तो वहां कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी करके आने वाले समय में उभर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब बीजेडी का उभरना नहीं के बराबर है, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बीजेडी में ना नेतृत्व रहा है ना कुछ रहा है। एक बात ये भी हो रही है कि जो पांड्यान है, जो अधिकारी थे, और उसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया और फिर सरकार को ज्वाइन किया। आरोप लोग ऐसे लगा रहे हैं, बीजेडी के कई बड़े नेताओं से मेरी बात हुई कि ये सब हुआ कैसा। जब उन्होंने ये इनसाइड स्टोरी सुनी, उन्होंने कहा कि जीवन में आप सब पे विश्वास रख सकते हैं, भाजपा पे विश्वास नहीं रख सकते। भाजपा ने जो पीठ में चुनाव घोपा है, आज हमने विधानसभा भी खोया और लोकसभा भी खोया। हमें लोकसभा में बहुत टाइट फाइट कर देनी चाहिए, हमको लड़ना ही चाहिए था उनसे, तो हम शायद दोनों जगह अपने आप को डिफेंड करते। और एक हमारा, लेकिन हमें लगा कि हम बार बार तो उनको लोकसभा में समर्थन देते ही हैं, तो इस बार यदि हमने उनकी समर्थन चुनाव में ही दे दिया तो हमारी विधानसभा तो हमारे पास रहेगी, लेकिन विधानसभा उनके हाथ से चली गई। अब एक आरोप यह है कि जो पांड्यान थे, जो डील करते थे सारा, वो पांड्यान अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी, तमिलनाडु के थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी की वहां पे उड़ीसा के आईएएस ऑफिसर से, तो कैडर बदलाव में किसी और कैडर से वो उड़ीसा कैडर में आ गए।
वो मुख्यमंत्री के इतने नजदीक हो गए कि वही सरकार चलाते थे। पिछले 10-15 साल से वही सरकार चला रहे थे, वही पार्टी भी चला रहे थे। अब ये हुआ कि अकूट संपत्ति इकट्ठा की है, कई हजारों करोड़ रुपए का खेल है, और वो लोग कहते कि वो पैसा बाहर है, कोई कहते कि लोग पैसा तमिलनाडु में गया है। तो आगे पीछे वो धीरे से उन्होंने वीआरएस तो ले लिया है, ताकि आईएएस ऑफिसर्स की जो एक आचार संहिता थी उसमें से मुक्त हो गए, वो पार्टी में आ गए। पार्टी से वो धीरे से एक दिन गायब हो जाएंगे या विदेश चले जाएंगे और अपनी बची हुई जिंदगी जिएंगे, क्योंकि अभी उनके लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। वो कोई राजनेता नहीं है जो लेकिन अशोक रस्ते पे खड़े होके। हाँ, एक चीज जो अभी सुबह से खबरें चल रही हैं कि तमाम मंत्री पद मांगे हैं, सबके मुंह खुलने लगे हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, और कल नरेंद्र मोदी ने कह भी दिया कि हम सब एनडीए मिलकर सरकार चलाएगी। तो नरेंद्र मोदी को आदत तो है नहीं कि वो सबका साथ लेकर चल पाए। वो तो अपना हिटलरशाही तरीके से तानाशाही चला रहे थे। अगर के जैसे अभी सूत्र कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय चाहिए और रेल मंत्रालय चाहिए, तो अगर गृह मंत्रालय जैसे बड़े बड़े मंत्रालय अगर ये चले जाते हैं तो अमित शाह किस तरीके से उनके ऊपर अपने घटक दलों पर पावर रख पाएंगे? उसमें बीजेपी एक काम और भी करेगी। कुछ मंत्रालय की डिमांड वो अपने एनडीए के गठबंधन के साथियों से करवाएगी, ताकि कुछ नेताओं को निजात पाना है। सुना मैंने कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टीडीपी मांग रही है, जिससे गडकरी का निजात पाना है। गृह मंत्रालय ये किसी को देंगे नहीं, वो अमित शाह के पास रखेंगे। और स्पीकर फाइनेंस किसी के पास नहीं देंगे। कुछ मंत्रालय है कि जहां एजेंसियां डायरेक्ट इंटरेस्टेड है, वो एजेंसी का पर्दा अपने पास रखेंगे, लेकिन स्पीकर पद को लेकर झगड़े हैं। कुल मिला के यदि ये सरकार बैसाखियों पे चली तो 3 महीने में बैसाखी उठा के फेंक देंगे, अपने बलबूते पे आएंगे। और यदि ये सरकार बैसाखियों पे नहीं चल रही है तो शायद ये सरकार बनेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये अनसर्टेनिटी का पीरियड जो है आने वाले 2-3 महीने में भारतीय राजनीति में एक अनसर्टेनिटी का पीरियड रहेगा। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने कहा कि जीते हम और उछल दूसरे रहे। कहां से जीते हो भाई आप कहां से जीते हो? कौन सा भाजपा को मैंडेट मिला है? और जो मैंडेट मिला है यदि वो एनडीए को मिला है तो फिर गारंटी मोदी की क्यों दे रहे थे? गारंटी आपको एनडीए की देनी। ये तो सरकार ये तो एकदम तय हो गया कि नरेंद्र मोदी को जनता ने नकारा है। जो जनादेश मिला है वो नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है। बुरी तरह से मैंने सुना कि उन्होंने जय जगन्नाथ बोला है, क्योंकि अब श्री राम से कुछ मिलना तय नहीं है तो राम को भूल गई, क्योंकि राम ने अयोध्या के लोगों को भी ट्विटर पे बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, बद्दी कहा जा रहा है। तो कुल मिला के ये पूरा अवध निपट गया, तो अब ये उत्तर प्रदेश से खफा हो गए। अब ये इनको जय जगन्नाथ दिख रहा है, क्योंकि वहां से अब बहुत अच्छे एक नया राज्य आ गया, उम्मीद आ गया। माइनिंग का राज्य है, अडानी सेठ के लिए इससे ज्यादा बड़ा चरागृह नहीं हो सकता। मतलब लेकिन इंडिया गठबंधन कोशिश बहुत कर रहा है सर, सरकार बनाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। कहां से होगी प्रज्ञा जी, कहां से होगी? ये 2 लोग आने के बाद भी आंकड़ा पूरा नहीं होता। और जब आपका तो आ सकते हैं, जय चौधरी आ सकते हैं, आसुद्दीन ओवैसी आ सकते हैं, राजभर की पार्टी है, निषाद की पार्टी। लेकिन ये सब लोग आएंगे तो क्या क्या मांगेंगे? और ये शिवजी की 12 संभालेगा। मांगेंगे तो सर इधर भी ना, मांगेंगे तो इधर एनडीए में भी मांगेंगे। इधर तो पैसा देके नक्की करेंगे। चलो किसी को 100 करोड़ रुपए दे दिए, चलो। सताए भी तो गए हैं। मैंने यही तो कहा, एनडीए में यदि किसी को 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दिए तो चुप हो जाएगा। बोलेगा क्या करोगे मंत्री पद देके? राज्य मंत्री बनोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? कौन सा ऐसा मंत्रालय जहां तुम्हारा काम रुकेगा? सारे काम तुम्हारे होंगे। ये 200 करोड़ रुपए ले लो और चुप रहो, समर्थन देंगे लोग। क्योंकि हमारे यहाँ पैसे के लिए तो बिकने वाले लोग तो बहुत है। 50 खोखे में तो महाराष्ट्र की सरकार गिर गई थी। तो आने वाला समय मोदी का कैसे समय देख रहे हैं? आने वाले समय में झोला उठा के जाना पड़ेगा, मोदी की विदाई तय है। इतना इजी नहीं, मोदी जी को झोला में उठा के जाना पड़ेगा। यदि कांग्रेस ने सही रिजल्ट दिए होते, कांग्रेस सही चुनाव लड़ी होती, तो आज शायद फिर हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात करते। कांग्रेस ने जो 99 सीट्स लाई है, कांग्रेस 100 के आसपास जो आई है। क्या कह रहा है सर कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? आज तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आगे देखिए होता है क्या। राहुल गांधी भी कुछ ऐसे ही, मैंने यही तो कहा। मैं कांग्रेस ने तो कह दिया कि अलायंस को आगे कर दिया ना कि आप उनकी बातों में मत जाइए, आप उनके बातों में मत जाइए। वो क्या कहते हैं छोड़ दीजिए। आज इंडिया गठबंधन के पास एक 290 लोग हैं। यदि एनडीए गठबंधन के पास, मोदी जी के पास 292 है। यदि उसमें से कोई नहीं गया तो सरकार बन रही है उनकी। मेजोरिटी से ज्यादा, बहुत ज्यादा उनके पास 300 के आसपास सीटें हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है इंडिया गठबंधन कहां से इकट्ठा करेंगे। तो इंडिया गठबंधन एनडीए तोड़ने की बात कर रहा है।
तो एनडीए का जो तोड़ेगा घटक, और यहाँ ऑलरेडी आपके यहाँ खिचड़ी है। कांग्रेस ने तो बोल दिया प्राइम मिनिस्टर किसी को भी बना दो आप, उनको मालूम है 99 में क्या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और ये सरकार कितनी दिन चलेगी। और यदि ये सरकार मिसफायर होकर गिर गई 6-8 महीने में, उसके बाद बीजेपी अपने बलबूते पे 400 पे आएगी, फिर मोदी जी को कैसा निकालोगे। तो इनको भी देखना है, कुल मिला के माइनस मोदी कैसा सरकार बन सकती है, इस पे एक्सरसाइज चल रही है संघ के अंदर, मतलब मोदी को हटा के संघ के अंदर, बीजेपी के अंदर और इंडिया गठबंधन के अंदर। ओके, सारा खेल इस पे हो रहा है। तो कैसे बन सकती है सरकार? तो वही अब बीजेपी पे भाई, ये दो लोग जो लोग एनडीए के लोग जो इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, उनको यही बोला जाएगा कि आप नेतृत्व परिवर्तन की बात करें समर्थन के लिए। भाई इन दोनों पे हमारा विश्वास ही नहीं है, तो क्या ये बोलेंगे? अंदर मीटिंग में क्या बात हो रही है अभी पता नहीं चल रही, क्योंकि इन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा ना सर, इन्होंने आरएसएस को नहीं छोड़ा, इनको आरएसएस की जरूरत नहीं। शिवराज सिंह चौहान का क्या हाल किया, वसुंधरा का क्या हाल किया? ये प्रज्ञा जी, ये आपको और मुझे पता है, और ये चंद्रबाबू नायडू को नहीं पता। चंद्रबाबू नायडू की दुखती रग है कि उनको एक राज्य चलाना है जी, उन्हें केंद्र में सरकार चाहिए, जो सरकार बनती हुई दिखाई देगी उसी के साथ जाएंगे। इंडिया गठबंधन के पास यदि सरकार का आंकड़ा इतना ही होता कि अभी आप आओ चंद्रबाबू नायडू और सरकार बन गई, नहीं हो पा रहा है वो। सारा खेल इसमें अटका हुआ है। तो फिर अब आगे क्या देख रहे हैं आप? आगे तो मैं यही देख रहा हूं कि सरकार बनेगी। स्पीकर किसका होता है इस पे बहुत डिपेंड करता है। यदि स्पीकर नॉन बीजेपी का हो गया तो आप समझ लीजिए फिर ये इधर उधर तोड़ के लाना, जोड़ के लाना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि उसमें स्पीकर का रोल बहुत अहम होता है। और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों को जो मांग चल रही है, आपको क्या लगता है? वो कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बीजेपी, करना पड़ेगा। तो कैसे सरवाइव कैसे कर पाएंगे सर? ये लोग तो हिटलर साइड की आदत नहीं है ना। अरे नहीं, आदत तो कराएंगे, नहीं तो अभी क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं देंगे सरकार, वो अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। और अपोजिशन में बैठ के जिस दिन सरकार आ जाएगी उस दिन दूसरे दिन ही जेल जाएंगे। इसलिए जेल जाने से अच्छा है कुछ दिनों के लिए कॉम्प्रोमाइज करो। भाई गृह मंत्रालय दे दो इनको 4 महीने के लिए। 4 महीने में समाजवादी पार्टी का कुछ टूटता है क्या देखो, कांग्रेस का कुछ टूटते हैं क्या देखो, शरद पवार के लोग टूटते हैं क्या देखो। कैसे भी करके 30 लोगों का जुगाड़ करो पूरे इंडिया से, और जब जुगाड़ हो जाएगा उस दिन वो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से इस्तीफा ले लिया है, राष्ट्रपति को बोल दिया कि इसको बर्खास्त कर दो, नहीं तुम्हारी जरूरत है, जाओ। सर लोग एक बात ये भी कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बन भी गई तो मोदी जी को सरकार नहीं, मोदी जी को सरकार में रहना पहली अनिवार्यता है। बगैर सरकार अपोजिशन में 2 मिनट भी नहीं रह सकते मोदी, क्योंकि इतने कुकर्म किए हैं 10 साल में कि वो उसका हिसाब इतना जल्दी देना पड़ेगा, इसलिए वो बिल्कुल अपोजिशन में नहीं बैठेंगे। किसी भी हालत में पूरी तुड़ी को, चाहे बैसाखियों की सरकार चलानी पड़ेगी वो चलाएंगे, और ये बैसाखियों की सरकार चलाने में उनको समय चाहिए 2-3 महीने का। 3 महीने में वो खेल कर देंगे। वो खेल ना करे ये देखने का काम नीतीश बाबू का और चंद्रबाबू का है, लेकिन क्या ये कर पाएंगे? क्या देख पाएंगे? क्या? म्यूट हो भरत। सर आरएसएस का रोल, प्रज्ञा जी फ्रीज हो गई, आरएसएस का रोल क्या है? कुछ लोग कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी तो लोग कह रहे थे आरएसएस नितिन गडकरी को आगे बढ़ाएगा, और नितिन गडकरी को, मैंने क्या कहा आपको, नितिन गडकरी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन पहले सांसदों की मीटिंग तो हो। सांसदों की मीटिंग तो हो जी। या तो सांसदों की मीटिंग होने के पहले ही एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई। प्रोसेस क्या होता है? पहले बीजेपी की अपने सांसदों की मीटिंग होगी, उसमें मोदी जी का नाम आगे प्रपोज होगा, मोदी जी नेता चुनने जाएंगे और फिर मोदी जी घटक दलों से बात करेंगे, एनडीए का चुना जाएगा। मोदी जी पहले एनडीए से एंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं अपना,
जो बातें आपको और मुझे पता है वो मोदी जी को पता नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। परंपरा बदल दी उन्होंने, क्या कर लोगे आप? लेकिन लोग कह रहे हैं विदाई हो रही है मोदी जी की। लोग तो सभी कह रहे हैं, तो हम तो अब कितने दिनों से कह रहे थे विदाई होगी विदाई होगी। हमने तो 235 पे बोला था, 235 पे आ गए, लेकिन हमने कहा था दो चीजें हैं, 235 पे भी ये सरकार बना सकते हैं, चंडीगढ़ मॉडल पे भी सरकार बन सकती है, लेकिन बीजेपी में यदि विद्रोह हुआ, बीजेपी में विद्रोह हुआ तो ही नया नेतृत्व पनपेगा। लेकिन सब हाथ पे हाथ भरे बैठे। हम तो सर पत्रकार हैं, हम लोग तो विश्लेषण करते हैं सर, कितनी उम्मीद है आपको कि विद्रोह हो जाएगा? मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, जो चल रही है बातचीत, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है लोग मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, सभी गुट एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से लगातार बातचीत हो रही है, सामने कुछ लोगों से बातचीत की। क्या ये तय है कि अगर टीडीपी और जेडीयू बाहर आई तो मोदी की सरकार नहीं बन रही, ये तय है? और अगर अंदर रहते हैं तो क्या गृह मंत्रालय और ये बड़े विभाग इनको देने पड़ेंगे, ये भी तय है? दोनों चीजें तय हैं क्या सर? और अगर दे देंगे तो फिर सरवाइव कैसे करेंगे मोदी और अमित शाह? मैंने यही तो कहा, अभी प्रज्ञा जी को मैं यही समझा रहा था कि आप, यदि मैंने आपको कहा कि मुझे भरत जी मैं आपके चैनल पे आना चाहता हूं, लेकिन मुझे संपादक और मालिक का ही पद चाहिए, आप बोले कि पहले वानखड़ी चुकाने दो। हाँ दिया साहब, आपको दिया, चलो बैठो, 3 महीने बैठो आप यहाँ पे। 3 महीने में आप ऐसी व्यवस्था कर दोगे कि बोलोगे वानखड़ी जी आपको हमने बर्खास्त कर दिया, फिर मैं सपोर्टर विड्रॉ कर दूंगा, कर लीजिए, आपकी कोई जरूरत नहीं मुझे, हमको। अब इनको अभी मोदी और अमित शाह को क्या चाहिए? उनकी 2 प्रायोरिटीज है। सबसे पहले सत्ता में बने रहना, और दूसरी प्रायोरिटी है उनको समय चाहिए 3 महीने का। 3 महीने में वो 272 क्रॉस कर लेंगे, इंडिपेंडेंट को जोड़ देंगे, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ देंगे। कोई बड़ी पार्टी तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये बात है। तो ये सारी चीजें वो तब करेंगे जब स्पीकर उनका होगा। चंद्रबाबू नायडू फंसा रहे कि स्पीकर मांग रहे हैं। यदि चंद्रबाबू ने स्पीकर ले लिया तो फिर चंद्रबाबू भी इनको 272 नहीं होने देगा। अच्छा, बहुत लंबा खेल चल रहा है सर। लंबा, मैंने इसीलिए कौन बनेगा? अशोक सर, भरत भाई, पक्का खेल बन रहा है, पक्का खेल बन रहा है, लंबा खेल बन रहा है। कोई अविश्वसनीयता, एनडीए में सबसे ज्यादा अविश्वसनीयता है। इतनी अविश्वसनीयता है कि मोदी पे अमित शाह और अमित शाह पे मोदी भी विश्वास नहीं रख रहा है। संग तो बहुत बात की बात है। तो जब आप अपने छाव से डरने लगते हैं तो अविश्वास की इंतहा होती है। तो ये गेम, ये चेस का जो गेम है, ये आने वाले कई महीने चलेगा, लगातार नजर रखनी होगी। सर ये घोषित कर रहे हैं क्या? अभी हम देख रहे थे कि चल रहा था कई जगहों पर कि मोदी 8 तारीख को शपथ ले लेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, विदेश चले जाएंगे। अरे वो चले जाएंगे विदेश, उसमें क्या है? उसके बाद 1 महीने का टाइम होता है स्पीकर का, फिर वो तब तक बाकी लोग सांसदों की शपथ लेंगे, प्रोटेम स्पीकर शपथ लेगा, उसके बाद स्पीकर का चुनाव तय होगा, और स्पीकर का चुनाव ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। अगर सर अब की बार इस तरीके की सरकार बनेगी तो मोदी जी अब की बार हर बार विदेश जाते हैं, ये इवेंट वो इवेंट, अगर इस तरीके से गठजोड़ से इतने अविश्वास वाली सरकार बनेगी तो अमेरिका जाएंगे तो वहां चिंता लगी रहेगी, पता नहीं सड़क तो नहीं, वो अपना जुगाड़ करके जाएंगे। तो सन्यासी आदमी है सर। सब करके जाते हैं, आप छोड़ दीजिए उसको। अच्छा, मोदी को कैसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप? फलों से लदा हुआ पेड़ जैसा, या फिर बहुत कमजोर? कई पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि मैं गौतम अडानी हूं तो मेरे लिए तो फलों से लदा हुआ पेड़ है, छांव भी देता है, फल भी देता है, और कुछ नहीं मांगता। यदि मैं एक सामान्य इंसान हूं, इस देश का टैक्स पेयर हूं, तो मेरे लिए कांटेदार फल है, और वो कांटेदार फल की इसकी टहनी घर में आके चुभती है मुझको। यदि मैं किसान हूं तो ये वो पेड़ है जिसकी टहनी मुझे आत्महत्या करने के लिए बार बार बुलाती है कि मेरे टहनी पे लटक जा, स्वर्ग में चला जाएगा। यदि मैं जवान हूं। एक सवाल सर और है, बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं मोदी जी को बहुमत नहीं आया तो परेशान होंगे, मोदी जी 400 कह रहे थे लेकिन आई नहीं, बहुमत भी नहीं छू पाए तो परेशान किसने कहा? देखिए भरत, मैं फिर कह रहा हूं आपको, लेकिन कल फूलों की बारिश हो रही थी, जा रहे थे। मैंने फिर कहा आपको,
मोदी जी के मुंह में शब्द मत ठूसिए। मोदी जी ने कभी 400 की बात नहीं की थी, मोदी जी ने कभी 370 की बात नहीं की थी। मोदी जी ने यह कहा था कि मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ता, लोग समर्थन देते हैं। अब इस बार और मोदी जी ने कह दिया कि आंकड़ों के चक्कर में मत जाइए, कम ज्यादा होते रहते हैं। मोदी जी ने 5 सेकंड पहले क्या कहा वो उस पर टिकते नहीं। हम यूं ही नीतीश कुमार को पलटी राम कहते हैं, ये उनके पाप है जो रोज शब्दों की व्याख्या बदलते हैं, जो रोज अपने कहे हुए शब्दों को बदलते हैं और आपको डांटते हैं कि ये फालतू की बात करके आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने ऐसा कभी नहीं तानाशाही कहा। और मनमानी का क्या रहेगा? तानाशाही मनमानी थोड़ी देर, जब तक 270 नहीं आते तब तक फंसे रहेंगे, जब तक फंसे रहेंगे तब तक सिर्फ मन ही मन में रहेगा सब। आने दे फंसे तो फिर 5 साल रहेंगे ना, क्योंकि अगर किसी और नहीं, किसने कहा सर 3 महीने का टाइम दे रहा हूं मैं आपको भरत। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। 3 महीने के बाद आज के डेट से, शपथ लेने के डेट से 3 महीने बाद डेट फिर शो रखिएगा, हम बता देंगे 272 पार है। पैसा है और हमारे यहाँ के नेताओं का जमीर इतना कमजोर है कि नोट के बंडल के सामने वो नाचने लगते हैं। शरीर बेचने वाली महिला भी अपने धंधे में एथिक्स रखती है। सर, हमारे यहाँ नेता वो भी नहीं रखते। करियर भी तो महत्वपूर्ण होता है। कितनों का कोई करियर नहीं, खराब कर दिया। सत्ता में है हम तो करियर है, सत्ता में है तो करियर है, सत्ता में नहीं है तो करियर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का सर बताइए क्या मैंने बोला शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान पहले ही कड़े तेवर रखते तो हो सकता था शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा मार्जिन के साथ जीते। नरेंद्र मोदी अपने ही बनारस में 1.5 लाख से जीते। मैंने तो ये आंकड़े का नंबर छोड़ दीजिए फिर। अरे फिर उससे ज्यादा इंदौर में जीता है 8 लाख से। हाँ, 8 लाख से ज्यादा से इंदौर में मार्जिन है। इंदौर में नोटा 2.5 लाख है। हाँ, वो छोड़ दीजिए, आप कौन कितने मार्जिन से जीता, सवाल जीत का है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखिए। पहले दिन से येदियुरप्पा, शिवराज, रमन सिंह और वसुंधरा, ये 4 लोग इकट्ठा होकर बीजेपी चलाते तो नरेंद्र मोदी वो आते ही नहीं ऊपर। नरेंद्र मोदी जी ने डिवाइड एंड रूल करते गए और इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कब मोदी जी ने इनको साथ में रखा और कब पल्ला झाड़ दिया। नहीं, बीजेपी के अंपायर पर आरएसएस। मोदी जी को गडकरी को ठिकाने लगाना था तो उन्होंने राजनाथ को साथ में ले लिया। राजनाथ ये भूल गए कि उनको कैसा ठिकाने लगा दिया। गृह मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में कहीं काम नहीं है उनको। सवाल ये है कि who will bail the cat? नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है? 26 सीट गुजरात की, एक वहां भी ज्यादा सीट, वहां भी सेंध लगी एक। हाँ नहीं सर, प्रज्ञा जी ये सवाल पूछना चाह रही हैं कि मध्य प्रदेश है, 100 ऑफ द 100 स्कोर हुआ मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान ने लीड किया और शिवराज सिंह चौहान खुद भी इतनी ज्यादा वोटों से जीते। दूसरी तरफ गुजरात है जहां एक सीट ये हार गए, इनका अपना बताते थे अभेद किला। तीसरी तरफ खुद भी नहीं जीत पाए। तो इनका जो रेफरी आरएसएस इनका रेफरी सर एम्पायर है। आरएसएस तो देख रहा होगा कि आरएसएस की औकात नहीं रही भरत। आरएसएस को इन्होंने, तुम किस आरएसएस की बात करते हो? चुनाव के दौरान इन्होंने कह दिया कि आरएसएस को हमारी जरूरत नहीं है। फिर आरएसएस कहां से अंपायर हो गया? और मैंने क्या कहा, इन लोगों का क्या जबान की कीमत रहना। ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से हम जीते। हाँ, क्या कर लोगे आप? तो और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी जी की वजह से हार गए। सर सवाल तो यही है कि आप जब बहुमत कम आया है तो ये लोग मुखर होंगे कि अभी भी जो है पड़े रहेंगे तलवों में? तो ऐसे ही अभी इसी चुनाव में बाहर नहीं निकली। नहीं, की सीट तक रही। ये तो ऐसे ही रहेंगे। जिनको प्रखर होना था वो गडकरी प्रखर होते हैं। गडकरी मंत्रिमंडल में रहते हुए भी बोले हैं। गडकरी का वक्तव्य लगातार बोल रहा था। उनके ऊपर जांच भी बैठी है। जांच भी बैठी है, उनको घोषित भी कर दिया, उनको परेशान भी कर दिया, चुनाव हरवाने का प्रयास किया, करोड़ों रुपए फेंके गए नागपुर में चुनाव जीता उनको हरवाने के लिए, सब कुछ किया। गडकरी के मंत्रालय एक एक करके उनको हैशे पे रख दिए। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, जो दलाली करते थे कारपोरेट सेक्टर के, वो राज्यसभा में आके 4-4 मंत्रालय संभाल रहे हैं।
खबरें चल रही हैं सर कि आरएसएस तो गडकरी बात को तो कर आगे रहे हैं, करेगी। बात तो करें, आरएसएस बिल्कुल करना चाहती है, लेकिन कितने लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ होंगे ये देखना है। तो आज गडकरी, अशोक वानखेड़े आपको मुझे फोन करके तो नहीं बोलेगा मेरी 25 लोगों से बात हो गई है, बात वो भी कर रहे होंगे, बात संघ भी कर रहा होगा। हाँ, ये सब मीटिंग कब होगी, उसमें क्या निकलते हैं स्वर, उस पे है। तो ये बीजेपी की मीटिंग नहीं ले रहे हैं, ये पहले एनडीए की मीटिंग ले रहा है। बीजेपी की पहले मीटिंग लेनी चाहिए थी उसको, पहले तू अपने सांसदों की मीटिंग लेके पहले नेता तो बन। सही बात है। किस मुंह से हमसे बात करने के लिए आया है? चंद्रबाबू नायडू ने पूछना चाहिए कि क्या आपके पार्टी ने आपको नेता बनाया क्या? पहले आप अपने पार्टी से एंडोर्समेंट कर लो कि यू आर देयर लीडर, देन लेट अस टॉक ऑन इंडिया फ्रंट। क्योंकि दिखा रहे हैं कि बड़ा इजी है सब कुछ, बिल्कुल कूल गोइंग है सब कुछ, वॉकिंग ऑन द केक जैसा लग रहा है। वो बता ही रहे हैं। जो इंसान 370 की बात कर रहा था वो 240 पे भी इतना रहा है, वो दिखा रहा है। चोट उसको भी पहुंची है, अपमानित वो भी हो रहा है, लेकिन पब्लिक पोस्चर यही ले रहा है कि जीत हम गए, इतना तुम रहे हो, उछल तुम रहे हो। तो ऐसे लोगों के क्या भाष्य करें, मुझे बताइए। आज ये प्रोग्राम लाइव, ये प्रोग्राम खत्म होके मैं दूसरा प्रोग्राम शुरू करूं, तब तक पता पड़े कि उन्होंने भाषा अपना चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी, सही बात, वक्त भी चेंज कर दिया। मोदी है और तो प्रोग्राम कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनेगा तो बोलेगा क्या ये पागल हो गए क्या, ये दो प्रज्ञा और वानखेड़े जी दोनों ही पागल हो गए, किस बारे में बोल रहे हैं? मोदी जी ने तो कभी कहा ही नहीं, उन्होंने खुद कहा कि मैंने नहीं कहा। आपका अनुमान क्या कहता है सर? चलिए, मोदी जी जो कहते हैं उस पर क्या ही बात करना, वो तो खुद ही अपनी मेरा अनुमान ये है कि यदि बीजेपी में विद्रोह नहीं, बीजेपी में नहीं, वॉकिंग इन डेफिनेटली नहीं। वॉकिंग ऑफ द केक कैसा हो सकता है जब आपके पास नंबर नहीं? आपके पास नंबर पूरा करना है, उसके लिए 3 महीने 4 महीने चाहिए, वो कर लेंगे। यदि बीजेपी में ही अंदर आपको चैलेंज हुआ, उसमें बहुत डिफिकल्टी है। और 240 में होने की उम्मीदें हैं, मुझे लगता है 240 में से 200 लोग खड़े हो गए कि मोदी जी आपकी वजह से पूरी चुनाव हारे हैं, हम नेतृत्व तो बदलना चाहते हैं। क्या करेंगे मोदी? 40 लोगों के कुनबे को लेके नहीं जाएंगे ना जी। तो वेट एंड वॉच वाली बात है, इट्स टू अर्ली टू से। यस, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े सर, धन्यवाद। नमस्कार।